हे गाइस व्हाट्सअप। वेलकम टू जोहार ISPCS चैनल। आज का हमारा विषय है बजट। हम लोग बजट के अलग अलग कंपोनेंट्स को समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले यह जानते हैं कि बजट क्या है। बजट किसी भी देश के आय और व्यय का एक लेखांकन होता है किसी एक वर्ष के लिए, कि एक वर्ष में किसी देश में कितना आय हुआ और कितना व्यय हुआ। इसी का लेखांकन को हम लोग बजट कहते हैं। बजट का इम्पोर्टेंट पैरामीटर्स को देखते हैं, इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स को उसको देखते हैं, है ना। पहला कंपोनेंट है रिसिप्ट, यानी कि आय, है ना। आय दो तरह से होता है, एक होता है रिवेन्यू रिसिप्ट और एक होता है कैपिटल रिसिप्ट। उसी तरह से एक्सपेंडिचर यानी कि व्यय, इसके भी दो कंपोनेंट होते हैं, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, रिवेन्यू रिसिप्ट का दो भाग होता है, एक होता है टैक्स रिवेन्यू और एक होता है नॉन टैक्स रिवेन्यू, है ना। टैक्सेस से जो आय प्राप्त होता है वो टैक्स रिवेन्यू के अंतर्गत आता है। हम लोग जानते हैं कि टैक्सेस दो तरह का होता है, एक होता है डायरेक्ट टैक्स, एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स किसको कहते हैं? तो ऐसा टैक्स जो कि मतलब कि जिसको पे करना है और जिस पर लगाया गया है टैक्स, दोनों यदि एक ही व्यक्ति है तो उसको हम लोग कहेंगे डायरेक्ट टैक्स। उदाहरण के लिए इनकम टैक्स। इनकम टैक्स यदि किसी व्यक्ति पर इम्पोज किया जाता है तो उसी व्यक्ति को वह इनकम टैक्स भरना होता है ना। तो डायरेक्ट टैक्स का और अन्य एग्जाम्पल क्या है? इनकम टैक्स तो है ही, इसके अलावा है वेल्थ टैक्स, कॉरपोरेशन टैक्स, स्टेट ड्यूटी और एक्सपेंडिचर टैक्स। इसी तरह से इनडायरेक्ट टैक्स क्या होते हैं कि जिस व्यक्ति पर टैक्स लगाया जाता है या जिस वस्तु पर टैक्स लगाया जाता है तो उसका पेमेंट वह व्यक्ति न करके कोई अन्य व्यक्ति करता है ना। तो उसको बोलते हैं हम लोग इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, जैसे कि सेल्स टैक्स, एक्साइज टैक्स, कस्टम ड्यूटी, सर्विस टैक्स, जैसे कि GST, है ना। GST किसी वस्तु पर लगाते हैं, लेकिन दुकानदार जो होता है वो तो पेमेंट नहीं करता GST का। जो खरीदार होते हैं वो GST का पेमेंट करते हैं, है ना। तो ये हो गया इनडायरेक्ट टैक्स। ये टैक्सेस से जो इनकम प्राप्त होता है वो रिवेन्यू रिसिप्ट में आता है। उसी तरह से कुछ नॉन टैक्स रिवेन्यू भी होता है। नॉन टैक्स रिवेन्यू में क्या हो गया? तो इंटरेस्ट रिसीप्ट, है ना। गवर्नमेंट यदि किसी को लोन दिया है और वहाँ से जो उसको इंटरेस्ट प्राप्त होगा वो नॉन टैक्स रिवेन्यू में, नॉन टैक्स आय में वो आएगा। इसके अलावा प्रॉफिट्स एंड डिविडेंड्स जो होता है, फीस एंड फाइन्स जो होता है ना, फाइन जो लगाता है या कोई अलग तरह का जो सरकारी फ़ी होता है सरकारी सेवाओं के लिए, वो भी नॉन टैक्स रिवेन्यू में आता है। इसके अलावा एक्सटर्नल ग्रांट जो होता है और स्पेशल असेसमेंट, ये भी नॉन टैक्स रिवेन्यू में आता है। आगे हम लोग देखते हैं कैपिटल रिसिप्ट। कैपिटल रिसिप्ट में क्या आता है ना। तो कैपिटल रिसिप्ट में रिकवरी ऑफ लोन्स, है ना। लोन यदि हम किसी को दिए हैं और उसको हम लोग रिकवर कर रहे हैं, इंटरेस्ट नहीं, याद रखिएगा, लोन, लोन को यदि रिकवर कर रहे हैं तो हो जाएगा कैपिटल रिसिप्ट में। डिसइन्वेस्टमेंट यदि कर रहे हैं, है ना, सरकार अपनी कंपनीज को यदि डिसइन्वेस्ट कर रही है, वहाँ से जो आय प्राप्त होगा वह भी कैपिटल रिसिप्ट में आएगा। इसके अलावा बोरोइंग्स, है ना, सरकार यदि कहीं से कुछ उधार लेती है तो वह भी कैपिटल रिसिप्ट में आएगा। इसके अलावा प्रोविडेंट फंड, है ना, सरकारी कर्मचारी या अन्य कर्मचारियों, प्राइवेट सेक्टर में भी PF फंड जो होता है, तो उस फंड का यूज सरकार जो है कहीं और कर सकती है ना, फर्दर कहीं इन्वेस्टमेंट के लिए, तो वो हो गया कैपिटल रिसिप्ट में आता है। ठीक है, तो यह हुई रिसिप्ट की कहानी। अब आगे देखते हैं एक्सपेंडिचर की कहानी। एक्सपेंडिचर में क्या होते हैं? देखिए, एक्सपेंडिचर का भी उसी तरह से दो पार्ट होगा, एक होगा रिवेन्यू एक्सपेंडिचर और एक होगा कैपिटल एक्सपेंडिचर। देखते हैं रिवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है। तो एक्सपेंडिचर जो कि ना ही एसेट क्रिएट करे और ना ही लायबिलिटी को रिड्यूस करे। कहने का मतलब क्या है, एग्जाम्पल से समझते हैं।
कि जैसे कि है पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, है ना। यदि हम इंटरेस्ट का पेमेंट करते हैं कहीं पर, जो भी हम लोन लिए हैं, मतलब सरकार जो भी लोन ली है उसके इंटरेस्ट का पेमेंट करेंगे तो कोई एसेट क्रिएट नहीं करेगा, है ना, और ना ही लाइबिलिटीज़ को घटाएगा, है ना। और वहीं यदि हम लोग लोन का पेमेंट करेंगे तो वो क्या होगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा, वो आपका लाइबिलिटी को घटाएगा, उसको हम लोग आगे देखेंगे। इसके अलावा पेमेंट ऑफ सैलरीज, है ना, सैलरी यदि हम देते हैं तो ये किसी तरह का एसेट क्रिएट नहीं करता है, इससे फिर फ्यूचर में इनकम प्राप्त नहीं होगा, है ना। उसी तरह से ग्रांट और सब्सिडीज जो देते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल जो एलपीजी में सब्सिडी देते हैं, है ना, या फिर इलेक्ट्रिसिटी में सब्सिडी देते हैं, तो ये किसी तरह का एसेट क्रिएट नहीं करता है, इससे हम लोगों को किसी प्रकार की आय की अपेक्षा नहीं रहती है भविष्य में, है ना। तो ये सब हो जाता है रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। इसके अलावा जो एजुकेशन और हेल्थ सर्विस है, डिफेंस सर्विस है, ये सारी चीज़ रिवेन्यू एक्सपेंडिचर में आते हैं। आगे बढ़ते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर, है ना। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर तो ऐसा एक्सपेंडिचर जो कि एसेट क्रिएट करे और लायबिलिटी को रिड्यूस करे। एसेट क्रिएट कैसे करेगा भाई, तो मान लेते हैं कि रोड और ब्रिज बनाएगा, है ना, कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स एंड ब्रिजेस। तो ये हो गया कि फ्यूचर में इससे कुछ इनकम प्राप्त होगा, फ्यूचर में इससे इकोनॉमी ग्रो करेगा, तो ये आ गया कैपिटल एक्सपेंडिचर में। परचेज ऑफ लैंड एंड मशीनरी, कुछ मशीन से यदि परचेज करते हैं तो वह भी कैपिटल एक्सपेंडिचर में आता है। इसके अलावा इन्वेस्टमेंट, यदि शेयर, है ना, शेयर कुछ खरीद लेता है मान लेते हैं गवर्नमेंट, तो उससे इसको यह उम्मीद है कि भविष्य में कुछ इनकम प्राप्त होगा, कुछ एक्स्ट्रा इनकम प्राप्त होगा, तो वो भी आ जाएगा आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर में। इसके अलावा है लोन टू स्टेट्स और फॉरेन गवर्नमेंट, है ना, लोन यदि स्टेट को देता है तो वहाँ से भी इसको कुछ इनकम प्राप्त होगा, तो वह भी कैपिटल एक्सपेंडिचर है। इसके अलावा रीपेमेंट ऑफ लोन, है ना, लोन का यदि हम रीपेमेंट कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, मेरा लायबिलिटी रिड्यूस कर रहा है,